आप उसके सिलसिले में ये आवाज़ हमारी आगे आप तक पहुंच सकती है। आप इससे एग्रीकल्चर के मैदान में अपने आप को आगे लेके आएँ। एक ऐसे पौधे, एक ऐसे सिस्टम बनाएँ, एक इस तरह बाहात बनाएँ ताकि आने वाली नस्लें जो हमारी हैं, जो कल जो हमारे बच्चे होंगे, जवान होंगे, वो सोचेंगे हमारे लिए कुछ न कुछ हमारे वालिदैन करके गए हैं। ये कैसा सिलसिला हो कि नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा, जैसे स्वात के लोगों के पास है, जैसे बाकी इलाके के लोगों के पास है। टूरिज़्म का भी निज़ाम हमारे पास हो, लेकिन ये कम से कम हम बुनियादी तौर पे ऐसे काम जो आपके ये व्लॉग बनाने का मकसद भी ये है कि आप तक ये बात पहुँचे और ये स्टडी आप करेंगे ताकि आपके साथ अपने आपकी जो आने वाली नस्लें हैं, उन तक ये बात पहुँच सके और भरपूर तरीके से इस्तेफ़ादा हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरा आदाब। उम्मीदवार करता हूँ आप जहाँ भी हैं खुश रहो, आबाद रहो। हमेशा आपके साथ जो हमारी ये गुफ्तगू होती रहती है, बिलखुसूस तनावल के बारे में, इलाक़ा तनावल के बारे में, तहसील दरबंद के हवाले से और ये जितना भी हमारा सराउंडिंग एरिया है, और हम अब आपके साथ मुख्तलिफ़ शोबाजात जो हैं हमारे ज़िंदगी की, उनके बारे में आपके साथ इससे पहले भी कई बार मुख्तलिफ़ गुफ्तगू हुई है। और सोशल मीडिया पर आपके साथ हमारी वाबस्तगी भी काफ़ी ज़माने से चलती आ रही है। और ये बिलखुसूस मैं ज़िला तनावुल के हवाले से भी आपसे कई बार गुफ्तगू भी कर चुका हूँ। और फिर जो हमारी जिस वक़्त से हमारी ये रियासत जो हम रियासत थी, तब से लेकर अब तक उसके साथ जो हमारी मराहात जो हमें मिलनी थी, जो हमारे टैक्सेस से हमें छूट मिलनी थी, यहाँ में जो भी सहूलियात, फैसिलिटीज़ जो भी जितनी भी थी, जो हमें आज तक मिल ना सकी, उनके बारे में आपके साथ कई बार सैकड़ों बार पहले भी मुफस्सल गुफ्तगू होती रही और आप लोगों ने देखा और उस पे काफ़ी सारे बेहतरीन रिस्पॉन्स भी दिया और काफ़ी कुछ काम उजागर भी हुए और कुछ काम रह भी गए हैं। कुछ कामों पे आज तक वो सिलसिला चलता आ रहा है जो आज तक ना हो सके। बिलखुसूस दरबंद के ऐसे काम जिनमें तमाम भाइयों की ख्वाहिश होती थी कि काम हों और इलाके के काम हों और बड़े-बड़े काम हों, जिससे दरबंद की जितने भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हों, हमारे कामों में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। उनमें आप भाइयों ने भरपूर तरीके से आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्स मिलता है, उस रिस्पॉन्स के तहत हम सब ने मिलकर भरपूर कोशिश करके उसको आगे लेकर जाने की पूरी कोशिश करते रहे। जैसे कि सबसे पहले आपके ज़हन में होगा, आपके इल्म में होगा कि हमारे दरबंद की रियासत जिस वक़्त आज़ाद हुई, उस वक़्त से लेकर आज तक हमें वो सहूलियात ना मिल सकी जो बाकी इलाके के लोगों को, बाकी ज़ाती के बाद जो आज़ादी के होने के बाद मिलते रहीं और उन लोगों के उस इलाके के लोग फ़ायदा उठाते रहे और उनको मज़ीद इतनी ज़्यादा तरक्की मिलती रही। जैसे हमारे पड़ोस में जो हमारी साथ वाली रियासत थी वो स्वात की रियासत थी, आम के साथ जो दूसरी रियासत थी तोरगार के साथ ही जो शांगला से शुरू होती और मुख्तलिफ वाली स्वात के पास वो, तो उन्होंने भरपूर तरीके से अपनी अवाम का जो केस था वो लड़ा। उस वक़्त उन्होंने भरपूर तरीके से अपनी अवाम को सहूलियात फराहम की, जैसा कि टैक्सेस से छूट दिलवाई और तालीम का निज़ाम उनका सबसे बेहतरीन रहा और बेहतरीन तरीके से वो अपनी अवाम को तालीम दी। उसके बाद जिस वक़्त उनके पास कैसे मौक़े थे, जैसे एग्रीकल्चर के मैदान पे या कि फ्रूट्स के मैदान पे, मैं कहूँ उनको इतना बेहतरीन किस्म की सहूलियात दी गई हैं कि सबसे ज़्यादा इस वक़्त जो प्रोडक्शन होती है, जो फ्रूट्स की प्रोडक्शन होती है, वो स्वात में होती हो। उसकी वजह ये थी कि उनके नुमाइंदों ने भरपूर तरीके से अपनी अवाम को फैसिलिटेट किया और उनके साथ उनकी जितने भी महकमा जात है, जैसे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भरपूर तरीके से उन्होंने यूटिलाइज़ किया और उनको अपने इलाके के लोगों को मराहत दी और अपने इलाके के लोगों को एक तालीम दी, अपने इलाके के लोगों को उनको एक तरबियत दी, एक तरकीब दी है कि किस तरह आपने फ्रूट पैदा कर दें, किस तरह एक ज़रचा का बाह जो था उसके मुतालिक काफ़ी सारी उनको अपने लोगों को इस तरह उन्हें मोटिवेट किया कि सैकड़ों लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से उन्होंने कोई दरख्त लगाए। इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्चा जो आड़ू होता है वो सबसे ज़्यादा स्वात के इलाके में जगह जगह जहाँ पे हमारे पास जंगली पौधे हैं उस जगह उनके पास जरचे के पौधे हैं, जहाँ हमारे पास झाड़ियाँ हैं वहाँ पे सेब के दरख्त हैं, जहाँ हमारे पास आम के दरख्त होने चाहिए वहाँ लेकिन हमें उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी गई है। तवज्जो देनी चाहिए थी उस वक़्त इलाके के लोगों को, हमारे बिलख़ुसूस जो नुमाइंदे थे उनको, उनके ज़हन में अगर होता कि यार अपने लोगों को इस चीज़ पर
राग़िब करें, इस चीज़ पर आगे लेके आएँ, ताकि कल आने वाले वक्तों में उनको ये, उनकी जितनी भी नस्लें हैं वो पीछे इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, उनको रोज़गार के बेहतरीन निज़ाम मिलता रहे। मैं जिस वक़्त ज़िले का मेंबर था, उस वक़्त मुझे ये शौक़ था कि अपने इलाके में बागात, जितने भी ज़्यादा बागात हो सकें लगाएँ। तो मैंने सबसे एक वाहिद एक छोटी सी स्कीम है मेरे ज़हन, पूरे ज़िले में किसी के पास वो स्कीम नहीं थी, मेरे पास थी। और मैंने स्कीम लगाई, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को फंड्स दिए अपनी तरफ से, जो मुझे गलियों के, जो पाइप्स के मुख्तलिफ फंड मिलते थे, उनमें से मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दिए कि आप मुझे पौधे ले कर दें। तो मुझे उस वक्त उन्होंने आड़ू के पौधे दिए, खुबानी के पौधे दिए, और साथ साथ अमरूद, माल्टा, नींबू, लेमन, काफ़ी सारे पौधे, यानी कि हज़ारों के हिसाब से पौधे उन्होंने मुझे खरीद कर दिए थे। तो मैंने आके जितने भी अपने गाड़ हो गया, बगुआई हो गया, मैरन हो गया, चोइयाँ हो गया, जितने भी हमारे गांव थे जहाँ पानी, जहाँ बाहात के लोगों को थोड़ा बहुत शौक था, उन सबको मैंने बाहात उस वक्त के लिए पौधे दिए। किसी ने संभाल लिए, किसी ने संभाल ना सके, किसी की तरफ से बकरियां, क्योंकि उतना शोर भी नहीं था, इतनी उनके पास स्टडी नहीं थी, एजुकेटेड भी नहीं थे, कि उनको एक तरबियत भी नहीं थी। मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो यानी कि इस वक्त 50-50 कामयाब हुआ। अगर इससे मुकम्मल भरपूर तरीके से आगे उनको इरिगेशन का निज़ाम उनके पास हो, उनके पानी का सिस्टम उनके पास हो, उनको पानी मिलता रहे, उनके पास ऐसे पौधों के बाहात मिलें, तो आने वाली नस्लें 5-10 साल के बाद जितनी भी उनके पास बड़े बड़े बागात हों, 8 कनाल के एक बाग अगर किसी शख्स के पास, किसी आदमी के पास अगर 1 एकड़ का बाग भी, उसमें भी 100 पौधे के होता है, 100 पौधे, एक फ्रूट, एक अगर एक पौधा, एक दरख्त कल 2,000 रुपये की एक आमदन देता है, 3,000 की आमदन, 4,000 तक भी आमदन देता है, तो 100 पौधों की 4 लाख रुपए की आमदन। तो उससे कितना बड़ा फ़र्क, यानी कि एक महीने में अगर एक शख्स 40,000 50,000 रुपये किसी जगह से ले रहा है, तो उसके बाहात खुद ब खुद ही 40-50,000 रुपये महीने का दे रहा है। तो ये कितना बड़ा एक बेहतरीन निज़ाम है आपकी रोज़ी के लिए। तो उसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ जो है इरिगेशन का निज़ाम है, पानी का। तो वो कुछ सिस्टम ऐसे आ गए हैं आजकल नए जदीद तौर साइंसी तरीके से, कि पानी कैसे स्टोरेज करना है, सावन का पानी कैसे स्टोरेज करना है। आपके पास छोटी छोटी पौंड हों, ऐसे तालाब हों, जिसमें आप पानी स्टोरेज करें, फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी करके अपने पौधों को सालाना पूरा जैसे जमा हो तो देते रहें। वो उसके भी एक तरकीब बना सकते हैं। उसके अलावा जो अपलिफ्टिंग स्कीम होती है, नीचे से पानी, दरिया हमारे पास नार का, और ये दरिया का पानी वहाँ पे सोलर सिस्टम हो जाए, आपके पास मोटर लगी हो, पाइप लगे हो, अपने हाथ तक वो पानी पहुँचा सकते हैं, ये सभी। लेकिन इसके लिए एजुकेशन, के लिए आप सोच में मिलकर, ये एक आवाज़ है आपके साथ, अब आप उसके सिलसिले में ये आवाज़ हमारी आगे आप तक पहुँच सकती है। आप इससे एग्रीकल्चर के मैदान में अपने आप को आगे लेके आएँ, एक ऐसे पौधे, एक ऐसे सिस्टम बनाएं, एक किस तरह बाहात बनाएं, ताकि आने वाली नस्लें जो हमारी हैं, जो कल जो हमारे बच्चे होंगे, जवान होंगे, वो सोचेंगे हमारे लिए कुछ न कुछ हमारे वालिदैन करके गए। ये कैसा सिलसिला हो कि नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा, जैसे स्वात के लोगों के पास है, जैसे बाकी इलाके के लोगों के पास है। टूरिज़्म का भी निज़ाम हमारे पास हो, लेकिन ये कम से कम हम बुनियादी तौर पे ऐसे काम, जो आपके ये व्लॉग बनाने का मकसद भी ये है कि आप तक ये बात पहुंचे, और ये स्टडी आप करेंगे ताकि आपके साथ अपने, आपकी जो आने वाली नस्लें हैं, उन तक ये बात पहुंच सके और भरपूर तरीके से इस्तेफ़ादा हासिल करें। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने व्लॉग देखा, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप शेयरिंग करते हैं, आप दोस्तों को, बाकी दोस्तों को तक बात पहुँचाते हैं, तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सब सलामत रहो, खुश रहो। थैंक यू। खुदा हाफिज़।